हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे स्टूडेंट्स जो ई टैप सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल विथ कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे यहाँ डीएम करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टील डिज़ाइन के बारे में, स्टील डिज़ाइन और कनेक्शंस के बारे में। मैंने इस पर एक लेक्चर ले चुका है, ये मेरी सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें सेक्शंस कितने तरह की होती है, चैनल सेक्शंस क्या होता है एंड ऑल। तो उसको मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो वैसे लोग जिसने मेरा वीडियो 1 नहीं देखा तो पहले आप उसे देखो, उसके बाद फिर आप ये देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, देखो अब यहाँ पर हम लोग लाइव विंड लोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और डेड लोड के बारे में करते हैं। तो जनरली जितने भी ड्वेलिंग हाउस होती है या जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कोड फॉलो करते हैं लोड के लिए, उसमें IS 875। तो अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 1 जो होती है वो डेड लोड के लिए होती है। IS 875 पार्ट 1 जो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं डेड लोड के कोड निकालने के लिए। तो डेड लोड जनरली क्या होती है, तो वो इट इज़ ए परमानेंट कांस्टेंट एंड ग्रेविटी लोड। मतलब जनरली ग्रेविटी मतलब क्या, जो डाउनवर्ड एक्ट होती है। अब ये आपकी कोई बीम है, इस पर जब लोड एक्ट हो रही है तो ये डाउनवर्ड एक्ट हो रही है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी लोड। ग्रेविटी लोड मतलब ऐसी लोड जो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। तो डेड लोड जनरली जो होती है वो क्या है, तो वो एक तरह की समझ लीजिए, तो वो एक परमानेंट लोड है। परमानेंट लोड मतलब ये लोड चेंज नहीं हो सकती है, और कांस्टेंट है, और ग्रेविटी लोड है। ओके, इन दिस मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन इज़ फिक्स्ड। मतलब इन द केस ऑफ डेड लोड में मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड होती है और पोजीशंस भी फिक्स्ड होती है। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं डेड लोड को, तो यूनिट वेट जनरली ली जाती है। तो पीसीसी के लिए जनरली 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ली जाती है जो यूनिट वेट है, और अगर कोई आरसीसी स्ट्रक्चर रहा तो 25। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पीसीसी मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज़ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। ओके, तो इसको हम लोग पीसीसी कहते हैं। तो जब पीसीसी कोई स्ट्रक्चर, उसकी अगर आपको यूनिट वेट निकलनी है तो उसके लिए आपको जो यूनिट वेट लेनी है वो 24 लेकर चलनी हो। आरसीसी क्या होता है, आरसीसी में इसमें सिर्फ हम लोग स्टील ऐड कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आरसीसी स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर। अब जनरली हम लोग डेड लोड समझ गए, अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 1 में दिया जाता है डेड लोड। अब नेक्स्ट है लाइव लोड। तो लाइव लोड जनरली क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 2 में लाइव लोड के बारे में कहा गया है। जो कोड हम लोग फॉलो करते हैं लाइव लोड के लिए वो IS 875 पार्ट 2 है। तो उसमें जनरली फ्लोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस, जनरली याद रखना कि हम लोग लाइव लोड कैलकुलेट नहीं करते हैं। विद द हेल्प ऑफ IS 875 पार्ट 2 जो कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसमें उसने दे दिया है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स है। उसके साथ साथ कहाँ पर हॉस्पिटल है, बैंकिंग हॉल है, स्टेयर केस है, सबके लिए उसने लाइव लोड दे दिया। अब उसी को हमें फॉलो करना है। तो जनरली जितने भी ड्वेलिंग हाउस है या जितने भी हॉस्पिटल वार्ड्स है, उसके लिए हम लोग 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर चलते हैं लाइव लोड। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई बैंकिंग हॉल है, कोई एंट्रेंस हॉल है, कोई रीडिंग रूम है, कोई नॉन ओवर क्राउडिंग स्टेयर केस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेयर केस मतलब लोग नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको लाइव लोड की वैल्यू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। अब जैसे ये आपकी आरसीसी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर आपकी है बैंकिंग हॉल, तो लोड कैसे आप अप्लाई करोगे, तो हमको पता है कि डेड लोड। तो डेड लोड में हम लोग फ्लोर फिनिश कैलकुलेट करते हैं। अब इस पर जो है आपको टाइल्स लगेगा, टाइल्स के ऊपर पीसीसी लगेगा, तो टाइल्स की भी यूनिट वेट लेनी है जो IS 875 पार्ट 1 में दी गई है, और पीसीसी लगेगा। तो पीसीसी के लिए जो आपको यूनिट वेट करना है वो 24 करना है। तो इन केस अगर पीसीसी की थिकनेस मैंने 12 mm दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो इसका मतलब ये हो गया आपको कि 0.012 इंटू 24, ये आपकी डेड लोड आ जाएगी फ्लोर फिनिशिंग की। उसके साथ साथ फिर आपको
टाइल्स की लोड ऐड करनी है, तो यही दोनों लोड ऐड करेंगे। जो भी वैल्यू आ गई डेड लोड की, सपोज दैट 0.60 आई, तो हम लोग लोड कॉम बनाएंगे जब ई टैब्स में देखते हो तो डेड लोड 0.60 देंगे, और लाइव लोड अगर बैंकिंग हॉल के लिए देखेंगे तो वो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लाइव लोड 3, और यही दोनों आपको अप्लाई कर देना है इधर, तो वही होती है। ओके, अब कोई शॉप हो गया, कोई पावर स्टेशन हो गया, कोई वर्क रूम हो गया, या कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो इसके लिए जनरली हम लोग कितना लेके चलते हैं, तो 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कोड ने कहा है अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 2। क्लियर? तो यही वैल्यू हमको लाइव लोड की लेके चलनी है। एक चीज़ बस आपको ये याद रखना है कि V, ये मैं बड़ा में लिख दे रहा हूँ कि V कैन नॉट कैलकुलेट लाइव लोड। हम लोग लाइव लोड कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमको सिर्फ कोड से लेकर फॉलो करनी है। क्लियर? अब एक टर्म आती है आपकी, वो है रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन ऑफ लाइव लोड। लाइव लोड की वैल्यू आप कितना रिडक्शन कर सकते हो, तो अगर 1 फ्लोर रहा तो 0% आपको रिडक्शन करना है लाइव लोड। अगर 2 फ्लोर रहा तो आप 10% रिडक्शन कर सकते हो लाइव लोड में। अगर 3 फ्लोर रहा तो 20% आपको रिडक्शंस कर सकते हो लाइव लोड की। 4 फ्लोर में 30% कर सकते हो। 5 to 10 रहा तो 40% आप लाइव लोड में रिडक्शंस कर सकते हो, और एबव 10 फ्लोर रहा तो 50% हम लोग रिडक्शंस कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे वो विंड लोड के बारे में। तो विंड लोड के लिए जो हम लोग कोड फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं IS 875 पार्ट 3। ये कोड आती है आपकी, दैट इज़ IS 875 पार्ट 3, ये कोड है। इसी कोड को हम लोग फॉलो करते हैं विंड लोड निकालने के लिए। तो विंड प्रेशर इंटेंसिटी जनरली जो डिपेंड होती है, जो विंड प्रेशर इंटेंसिटी होती है हम लोग निकालते हैं, वो किस पर डिपेंड होती है, तो वो क्लास एंड शेप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की शेप किस तरह की और स्ट्रक्चर किस क्लास में है, वो हम लोग डिपेंड करती है विंड प्रेशर। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ विंड एंड एयर डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है? थर्ड में एंगल ऑफ विंड अटैक, मतलब ये आपकी स्ट्रक्चर है, तो विंड इधर से चल रही है तो 0 डिग्री, यहाँ से चल रही है तो 90 डिग्री पर, तो ये भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर पर एंगल ऑफ विंड अटैक, स्ट्रक्चर पर विंड किस तरह का लग रहा है, 0 डिग्री में लग रहा है कि 90 डिग्री में लग रहा है कि इस तरह से भी स्ट्रक्चर पर लग रहा है, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो वो विंड प्रेशर जो होती है वो एंगल ऑफ विंड अटैक पे भी डिपेंड करती है, क्लास पे करती है, शेप ऑफ द स्ट्रक्चर पे करती है, एंड टोपोग्राफी फैक्टर पे भी करती है, मतलब किस तरह की स्ट्रक्चर है, कहाँ पर है लोकेटेड है। सी शोर के नज़दीक स्ट्रक्चर है तो उसकी कुछ अलग ही विंड प्रेशर आएगी। कोई वैसी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ भी छोटी मोटी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इसके लिए इसकी टोपोग्राफी फैक्टर एक अलग हो जाएगी। तो जनरली हम लोग ये देखा हमने कि जो आपकी विंड प्रेशर होती है, क्लियर, तो विंड प्रेशर जनरली जो होती है आपकी वो कितना चीज़ पर डिपेंड करती है, तो विंड प्रेशर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है, टोपोग्राफी फैक्टर पर। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर की शेप पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर किस क्लास का है वो भी डिपेंड करती है। उसके साथ साथ एंगल ऑफ विंड अटैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ विंड अटैक मतलब विंड जो चल रही है किस एंगल से चल रही है उसको भी आपको देख के चलना है। तो उसकी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो विंड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो विंड प्रेशर के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज़ दिस वन, ओके, VZ बराबर क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड K1 K2 K3 इंटू VB। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द विंड प्रेशर, या आप कह सकते हो कि डिज़ाइन विंड स्पीड भी कह सकते हो। ठीक है ना? पहले हम लोग क्या करते हैं कि विंड प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो VB देखते हैं। तो VB होती है वो बेसिक विंड स्पीड होती है, बेसिक विंड स्पीड। उसके बाद VZ क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड विंड प्रेशर। ठीक है? उसके बाद मतलब एक VZ आप कह सकते हो कि डिज़ाइन विंड स्पीड आप कह सकते हो। ठीक है ना? PZ क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड विंड प्रेशर जो हम लोग निकालते हैं।
तो यहाँ पर जो VZ है वो क्या है, तो VZ जनरली डिज़ाइन विंड स्पीड है, ये डिज़ाइन विंड स्पीड। और VB क्या, मैक्सिमम विंड स्पीड, मतलब एक कह सकते हो कि बेसिक विंड स्पीड। अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, तो ये कोड में दिया गया। अगर आप पटना में एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा पटना में बेसिक विंड स्पीड कितनी है। अगर दिल्ली में आप बनाने जा रहे हो तो दिल्ली में विंड स्पीड कितनी है, तो जनरली आई थिंक 44 मीटर पर सेकंड है। तो यही बेसिक विंड स्पीड होती है जो आपको लेकर चलनी है। क्लियर। अब यहाँ पर है K1। K1 क्या होगी, K1 इज़ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। K2 जो होगी फैक्टर डिपेंड अपॉन हाइट एंड क्लास ऑफ स्ट्रक्चर। K2 की वैल्यू जो दी गई है ये वह K1 की वैल्यू आप ले लो, K2 की वैल्यू ले लो, K3 की वैल्यू, ये सब आपको कोड से मिलेगी। लेकिन आपको डिपेंड करता है, जैसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। K2 जो हो गई वो डिपेंड करती है हाइट एंड क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है और क्लास किस क्लास में स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दी हुई कोड में। K3 क्या, टोपोग्राफी फैक्टर, मतलब किस स्ट्रक्चर की टोपोग्राफी कहाँ पर है, किस जगह पर स्ट्रक्चर बनने जा रही है, उसके आसपास कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे K2, K1 और K3 तीनों की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर K1, K2, K3, ये तीनों की वैल्यू जो आपको लेनी है वो किससे लेनी है, तो ये आपको कोड से फॉलो करनी है। क्लियर। कौन सी कोड, तो दैट इज़ 875 पार्ट 3, यही फॉलो करनी है आपको, इसी से आपको वैल्यू लेनी है। क्लियर। तो जब आप VB की वैल्यू आपने निकाल दिया, VB की वैल्यू आपने ले लिया। अब VB की वैल्यू जब आप ले लोगे तो लेने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको VB का आपने वैल्यू ले लिया। सपोज दैट आप दिल्ली में बना रहे हो तो दिल्ली में बेसिक विंड स्पीड आपने 44 ले लिया। अब क्या करना है, जब VB ले लिया तो आपको VZ निकालना। VZ क्या होता है, VZ का डिज़ाइन विंड स्पीड, जिसका फार्मूला होता है K1, K2, K3 इंटू VB। क्लियर। तो यहाँ पर K1, K2, K3 की वैल्यू आपने ले लिया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब विंड प्रेशर। तो जिसका फार्मूला क्या होता है 0.6 VZ²। यहाँ पर जो PZ का फार्मूला होता है दैट इज़ 0.6 VZ का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं। यहाँ पर VZ आपने इससे निकाल दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन विंड स्पीड। तो PZ इज़ प्रेशर इंटेंसिटी होती है, और PZ जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VZ²। क्लियर। जिसकी यूनिट हम लोग वेट पर मीटर स्क्वायर पर लेकर चलते हैं। ओके। तो इस तरह से IS 875 पार्ट 3 से आप विंड प्रेशर निकाल सकते हो। स्टील में क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टील में मोस्टली जो मेन गवर्निंग लोड होती है वो विंड ही होती है। कोई भी स्टील स्ट्रक्चर जो है आप डिज़ाइन करोगे तो उसमें गवर्निंग लोड जो होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोड आपको अप्लाई करना है वो विंड ही की करनी है स्ट्रक्चर पर। क्लियर। तो इसलिए इसको जानना आपको ज़रूरी है कैसे हम लोग विंड प्रेशर निकालते हैं। नेक्स्ट जो कोड है वो आपको स्नो लोड। स्नो लोड के लिए हम लोग IS 875 पार्ट 4 को, ठीक है ना, तो पार्ट 4 में जनरली जो दिया गया है वो अलग अलग तरह के लोड हैं जो आपको, तो अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट को पहला स्नो लोड है। तो स्नो लोड क्या होती है, तो स्नो लोड जनरली जो होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ों पर, तो इट इज़ डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर की शेप पर भी डिपेंड करेगी और स्ट्रक्चर की लैटिट्यूड पर भी डिपेंड करेगी। जनरली क्या करते हैं हम लोग 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm डेप्थ ऑफ स्नो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, मतलब करते हैं कि 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया में पर mm डेप्थ ऑफ स्नो हम लोग लेके चलते हैं कि उतना स्नो जमा होगा, ठीक है ना, बर्फ़ जमा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेकर फॉलो करनी, डिज़ाइन करनी, मतलब 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm हम लोग डेप्थ लेके चलते हैं स्नो का। उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी, जो कोड में दिया हुआ अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 4 कोड है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक कोड आती है दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक लोड के लिए, जिसे हम लोग सेस्मिक लोड भी कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो कोड आती है वो IS 1893 2016 जो नया वर्जन है जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी, उससे पहले 2002 था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट होने के बाद आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो IS 1893 2016 यूज़ करते हैं। ओके। तो इसमें क्या है कि देखिए अर्थक्वेक शॉक
cause a movement of earth due to this structure vibrate in 3 डायरेक्शन predominant is horizontal। जनरली क्या होता है कि अर्थ को एक लोड जो होती है ना वो हॉरिजॉन्टली एक्ट होती है और ये क्या करती है कि स्ट्रक्चर में जो है वो वाइब्रेशंस पैदा करती है, वाइब्रेशन हो जाता है जिसके कारण स्ट्रक्चर में क्रैकिंग आ जाती है और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर अभी बना रहे हैं तो मोस्टली मैं भी जब भी डिज़ाइन करता हूँ तो मोस्टली मैं इसी को फॉलो करता हूँ और आपको भी करता है कि आपको जोन देखने के साथ साथ आपको डक्टाइल डिटेलिंग पे जाना चाहिए। मोस्टली अगर आप देख लो कि डक्टाइल डिटेलिंग की जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पे स्ट्रक्चर है तो मोस्टली आप डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करो, क्योंकि डक्टाइल डिटेलिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 13920 जो कोड आती है उसमें उसने दे दिया है कि डक्टाइल डिटेलिंग, क्योंकि डक्टाइल डिटेलिंग जनरली क्या होती है तो ये इट कैन रेसिस्ट द अर्थक्वेक लोड विदाउट कोलैप्स, मतलब स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाता है और वो अर्थक्वेक लोड को रेसिस्ट करता है। इसलिए हम लोग जनरली डक्टाइल डिटेलिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह से आपको अब यहाँ पर देखिए बाई कोफिशिएंट सेस्मिक कोफिशिएंट मेथड, तो सेस्मिक कोफिशिएंट मेथड का जो फार्मूला होता है दिस इज कॉल्ड VB। VB क्या होता है तो VB जनरली होता है वो स्टैटिक बेस शेयर होती है और AH का क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, है ना। जनरली ये जो VB है, VB जो होती है इसे हम लोग सेस्मिक कोफिशिएंट मेथड भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग VB इक्वल टू AH/W होती है। तो ये होता है VB क्या होती है तो दिस इज कॉल्ड, आप कह सकते हो कि बेस शेयर होता है, बेस शेयर, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि डिज़ाइन लैटरल फोर्स। और AH जो होती है वो क्या होती है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, या आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट लिया जाता है। और W क्या होती है, दिस इज द सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग जनरली देखोगे तो VB बार इक्वल टू क्या होता है, दैट इज AH इंटू W होता है, ठीक है ना। ये VB बार होता है जहाँ पे VB होती है स्टैटिक बेस शेयर। स्टैटिक बेस शेयर क्या होता है, द टोटल सेस्मिक फोर्स दैट विल एक्ट एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब ये आपकी ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्ट्रक्चर है पूरी इस तरह से। तो यहाँ पर बेस जो है आपकी है, तो टोटल सेस्मिक फोर्स जो अर्थ को एक लोड है विल एक्ट एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि जनरली अर्थ को एक लोड जो होता है वो बेस ही पर हिट करता है स्ट्रक्चर के, कभी भी ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ। अर्थ को एक लोड जो होता है क्या होता है वो बेस की तरफ हिट करता है, क्योंकि वो ग्राउंड से जनरेट होती है। तो वही होता है कि द टोटल सेस्मिक फोर्स दैट विल एक्ट एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बेस शेयर। तो इसका फार्मूला जो होता है आपको AH इंटू W होती है। AH जो होता है दिस इज द सेस्मिक हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट होती है और सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग होती है। अब यहाँ पर AH का फार्मूला क्या होता है, तो AH का फार्मूला ये होता है, यहाँ पर AH बराबर होता है ZI/2R इंटू SA/G। ये नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इसकी जगह पर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर G जो होती है ना, ये G आपको यहाँ पर लेनी है SA/G, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका होता है जनरली जो फॉलो किया जाता है सेस्मिक हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट निकालने के लिए। मतलब मोस्टली आपको यहाँ पर AH बराबर आपको क्या लेना है, दैट इज ZI/2R इंटू SA/G। जहाँ पे Z क्या होता है, Z जनरली वो जो जोन फैक्टर होता है। जोन फैक्टर जनरली ये आपको याद रखना है कि जोन फैक्टर जनरली हमारे देश में, हमारे इंडिया में जनरली जोन फैक्टर 4 तरह से बांटा गया है, जोन 2 में, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में 28 कह सकते हो स्टेट और 8 UT है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 28 और 8 को जनरली क्या है, ये जितने भी 28 स्टेट है और 8 UT है, इसे इस जोन में बांट दिया गया है, जोन 3, जोन 4, जोन 2 और जोन 5। जैसे आप कह सकते हो तो कश्मीर, तो कश्मीर को जनरली हम लोग जोन 5 में लेकर चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप ले लो तो जोन 3 में है, तो जोन 3 में जनरली हम लोग UP है, तो UP जोन 3 में आता है। तो उस तरह से जनरली बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। अब जोन 2 में जो भी स्ट्रक्चर होती है तो उसकी वैल्यू जोन 2 में जो होती है उसकी वैल्यू हम लोग 0.10 लेकर चलते हैं,
जोन 3 में जो होती है उसकी वैल्यू 0.16 से लेकर चलते हैं, इसकी वैल्यू 0.24 लेकर चलते हैं और इसकी वैल्यू 0.36 लेकर चलते हैं। ये एक जोन फैक्टर की वैल्यू है आपको जो कंसीडर करते हैं हम लोग, इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। क्लियर। सेकंड टर्म आप देख रहे हो आई क्या होती है, दिस इज द इम्पोर्टेंस फैक्टर होता है। इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या होता है, ये आई, तो आई की वैल्यू जनरली 3 होती है, एक 1 भी ले सकते हो आप, एक 1.2 भी और एक 1.4 भी या 1.5। तो 1 या 1.2 या 1.5 कब लेना है, जब किसी भी बिल्डिंग में जब भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हो वहाँ पर आपको ये लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर में 200 से कम लोग रहेंगे, ठीक है ना। जो लोग भी रहेंगे वो 200 से समझो कि कम रहेंगे, ये पीपल है, तो जो भी पीपल लोग रहेंगे वो 200 से कम रहेंगे। तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू आपको इम्पोर्टेंस फैक्टर की वैल्यू 1 लेकर चलनी है। जब 200 से ज़्यादा रहेंगे लोग तो वहाँ पर आपको 1.2 लेकर चलनी है। और 1.5 जो होती है वेरी स्पेशल बिल्डिंग, जैसे कोई मोनूमेंट आप बना रहे हो जहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा रहेंगे देखने आगे, कोई विजिटिंग प्लेस बना रहे हो आप, तो जहाँ कोई मॉस्क बना रहे हो जहाँ पे लोग इबादत करने के लिए आ रहे हैं, कोई टेम्पल बना रहे हो, तो उस तरह से जनरली इस सब में क्या होता है, इंपॉर्टेंस फैक्टर की वैल्यू आपको 1.5 लेकर ही चलनी है, ठीक है। तो इस तरह से जनरली आई की वैल्यू लेते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो आपकी आती है वो है आर की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। तो आर की वैल्यू क्या होती है, तो आप अगर जब कोड देखोगे तो कोड में दिया हुआ है आर की वैल्यू, जो अकॉर्डिंग टू IS 13920 जो कोड आती है और IS 1893 जो कोड है उसमें आपको दिया हुआ है कि आर की वैल्यू, तो आर जो होती है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आर की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो, आर की वैल्यू 4.5 भी लेते हैं और आर की वैल्यू हम लोग 5 भी लेकर चलते हैं। तो आर की वैल्यू जब 3 लोगे इसका मतलब हो गया दिस इज OMRF, वो बिल्डिंग जो है आपकी ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। जब 4.5 ले रहे हो मतलब ये हो गया IMRF, मतलब इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। और आर की वैल्यू जब आप S5 ले रहे हो इसका मतलब SMRF, मतलब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। तो जनरली स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम में क्या डिफरेंस होती है, तो ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम जो आपकी ये होती है, ये हम लोग जनरली जो करते हैं इसमें आर की वैल्यू 3 आपको लेके चलना है, मतलब इसमें आपको डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड नहीं करती है। मतलब जिस स्ट्रक्चर में आप आर की वैल्यू 3 ले रहे हो तो वहाँ पर आपको IS 13920 का कोड फॉलो नहीं करना है, नॉर्मल डिटेलिंग करनी है आपको। अब नॉर्मल डिटेलिंग क्या, इन द सेंस कि सपोज दैट कोई आपकी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि कोई बीम है, ये आपकी कोई बीम है, ठीक है। तो बीम में नॉर्मल डिटेलिंग में ये आपकी कॉलम है, तो नॉर्मल डिटेलिंग में अप टू 2D डिस्टेंस तक हम लोग जो स्ट्रक्चर देते हैं वो इस तरह से देते हैं, इसकी स्पेसिंग 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यही हम लोग फॉलो करते हैं। और बीच में जो फॉलो क्या करते हैं ये एरिया पे, तो ये एरिया पे फॉलो करते हैं 3 केस में, पहला 300 mm लेते हैं, दूसरा हम लोग 0.75D लेके चलते हैं और तीसरा लेके चलते हैं दैट इज़ एरिया ऑफ स्ट्रप्स इंटू F(y) डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B। ये तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है वही स्ट्रप्स की वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। तो ये डक्टाइल नॉर्मल डिटेलिंग हो गया आप जब बीम का करोगे, तो जहाँ पर आर की वैल्यू आप 3 लेके चल रहे हो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। लेकिन जब आर की वैल्यू हम लोग 5 लेके चलते हैं मतलब वहाँ पर आपको जो कोड फॉलो करना है वो IS 13920 का ही कोड फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर आप ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बना रहे हो, मतलब आपने डक्टाइल डिटेलिंग चूज़ की, आर की वैल्यू 5 ली है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर डक्टाइल डिटेलिंग लिया है तो यहाँ पर अगर आपकी बीम है तो ये आपकी जो स्ट्रप्स होगी अप टू 2D डिस्टेंस, वो वैल्यू क्या होगी, अगर डेप्थ ऑफ द बीम D है तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो D/4 लेके चलते हैं, क्लियर। और बीच वाले की जो वैल्यू है ये स्ट्रप्स, इसकी वैल्यू D/2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जनरली डक्टाइल डिटेलिंग के लिए आपको कंसेप्ट फॉलो करके चलना है। तो ये जनरली डिफरेंस होती है कि डक्टाइल डिटेलिंग की, मैंने आप पूरा डक्टाइल डिटेलिंग पर मैंने अपनी वीडियो में एक IS 13920 का मैंने डिस्कस किया है,
आप एक बार हमारे वीडियो में जाइए, सर्च देखिए जा करके, तो मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी तरह बनाया पूरे डक्टाइल डिटेलिंग पर, मैंने कोड को बहुत अच्छी तरह समझाया है। उसके बाद मैंने एक अच्छे से बीम ले करके पूरी प्रोवाइड की है कि किस तरह से डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है, एक नॉर्मल बीम की और एक डक्टाइल डिटेलिंग बीम की। तो उसको भी आप जा करके फॉलो करो। क्लियर? तो यही जनरली कंडीशंस होती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखेंगे ये कंडीशंस। देखो SA/G क्या होता है? रिडक्शन एक्सीलरेशन फैक्टर, मतलब इसको हम लोग स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी भी कहते हैं, मतलब रिडक्शन एक्सीलरेशन फैक्टर। तो SA/G की जो वैल्यू होती है वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है। एक करती है आपकी टाइम पीरियड पर, जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं, और दूसरा जो निकालते हैं वो किस पर डिपेंड करती है? तो वो सोइल पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ द सोइल पर। ठीक है ना, कि किस तरह की सोइल है। अब टाइम पीरियड क्या है? तो हम जब मोडल एनालिसिस में चेक करते हैं, तो मोडल एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं ना कि मतलब टाइम पीरियड कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग 0.1 × n होनी चाहिए पहले मोड में, दूसरे मोड से पहले मोड का डिफरेंस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सब हम लोग देखते हैं। तो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी वो टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करती है, जो आप IS 1893 2016 का जब आप कोड ओपन करोगे तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, कि SA/G के देखना कि पार्ट वाइज दिया हुआ है, मीडियम रॉक दिया हुआ है, हार्ड रॉक दिया हुआ है, लूज रॉक दिया हुआ है, और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो दोनों को मैच करने के बाद फिर हम लोग SA/G की वैल्यू लेते हैं, और निकालने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है? तो आपको डायरेक्टली VB बार दैट इज कॉल्ड स्टैटिक बेस शियर का फार्मूला पुट करना, दैट इज कॉल्ड AH/W, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, W क्या होती है? दिस इज द सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर लाइव लोड किसी बिल्डिंग पर आपने 3 या उससे कम लिया है तो उस कंडीशंस में आपको वहाँ पर डेड लोड 1 लेना है, लाइव लोड हम लोग 0.25 लेके चलते हैं। अगर 3 से ज़्यादा लिया है तो फिर 0.50 लेकर चलते हैं, तो ETABS में। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हमने देखा कि किस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू IS 1893 में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब जनरली हम लोग डिपेंड करते हैं मेथड्स ऑफ डिज़ाइन पर, कि ये क्या क्या मेथड होती है जनरली डिज़ाइन करने का। तो जनरली पहली जो होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जितने भी पुराने मोनूमेंट बने हुए हैं, जैसे आप रेड फोर्ट ले लो, अलग अलग जितने मोनूमेंट है वो जनरली वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ही डिज़ाइन हुआ है। क्योंकि देखोगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि स्टिफनेस मतलब साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप रेड फोर्ट गए होगे तो आपने देखना कि वहाँ पे जो साइज़ दिया गया है कॉलम की जगह पे, जो कॉलम का ब्रिक का दिया है उसकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी है। तो वो जनरली जो डिज़ाइन हुई, समझो डिज़ाइन इन द सेंस कि उस टाइम तो जो प्रोवाइड की गई है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही अडॉप्ट करके की गई है। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि स्टिफनेस मतलब साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है, साइज़ बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, और ये मेथड जनरली जो होती है वो यील्ड पॉइंट पर बेस्ड होती है। ये जो थ्योरी होती है ना, दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अप टू यील्ड पॉइंट, मतलब यील्ड स्ट्रेस। यील्ड पॉइंट इन द सेंस क्या है? ये आपकी स्लैब है, स्लैब में आपने देखना आप इस तरह से लोड एक्ट होती है, तो ये जो लाइन होती है दिस इज़ कॉल्ड यील्ड लाइन कहा जाता है। इसी लाइन पर, यील्ड लाइन पर जनरली तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड यही। ठीक है ना, हम लोग मैनुअली जितना भी कॉलेज में हमने पढ़ा, हम लोगों ने जो पढ़ा है तो वो यील्ड लाइन थ्योरी ही का हम लोग फॉलो करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जब आप सॉफ्टवेयर पे आओगे तो फिर उसमें हम लोग FEM फॉलो करते हैं, फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग। तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ETAB में ये जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या करते हैं, मेशिंग करके डिवाइड कर देते हैं छोटा छोटा। ठीक है ना, 1 मीटर या 1.5 मीटर मैक्सिमम हम लोग मेशिंग के साइज़ लेके चलते हैं। तो ये क्या करता है कि इट जनरली फाइनाइट एलिमेंट मेथड का मतलब ही क्या होता है FEM का? FEM का जो मतलब होता है आपका वो होता है कि इट जनरली डिस्ट्रीब्यूट वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम इनटू द शॉर्ट प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम को ये क्या करता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूट करता है और कैलकुलेट करता है। तो वही FEM में हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा पार्ट डिवाइड करके उसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट पे कैलकुलेट करता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग FEM फॉलो करते हैं। ओके, एंड सेकंड क्या होता है कि दिस थ्योरी इज़ अंडर एस्टिमेट,
द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन एंड डिज़ाइन आर हाईली अनइकोनॉमिकल बट ऑन सेफर साइड। मैंने आपको बोला ना कि हाईली अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ ली जाती है, मेंबर की साइज़। अब जहाँ पर कॉलम की साइज़ जनरली आपको 300 लेनी है, तो अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जाओगे तो वहाँ पर वो करके क्या देगा आपको, तो 700 दे देगा। तो ये एक अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। सेफ़ तो होगा क्योंकि कॉलम की साइज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे दिया हुआ सेफर साइड में जाएगा, लेकिन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो जनरली आज के दौर में डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, डिज़ाइनिंग का मतलब है कि आपको डिज़ाइन भी बेटर करनी है और इसको इकोनॉमिकल बनाना है। मतलब क्लाइंट जब आपसे क्यों कराएगा अगर उसको ऐसा ही रहेगा, नहीं तो नॉर्मल आदमी भी आपको डिज़ाइन का भी मतलब क्या रहेगा कि जहाँ पे कॉलम की साइज़ 300 और 400 की साइज़ लेनी चाहिए, वहाँ पर वो 1200 mm और 1500 mm का आप कॉलम दोगे, तो वो तो ऑब्वियसली वो सेफ ही रहेगा ना, वो गिरेगा थोड़ी। लेकिन जनरली क्या, आप एक एग्जांपल लो कि एक बहुत पतला दुबला आदमी है, उसके ऊपर आपने बहुत भारी सामान ले लिया, और एक बहुत मोटा आदमी उसके ऊपर रख दिया, तो आपको पता है कि बहुत जो मोटा आदमी वो तो उस सामान को कैरी कर लेगा, लेकिन जो बहुत पतला आदमी है वो फेल हो सकता है। तो उस क्या हम लोग करें कि वो आदमी फेल ना हो, जो पतला आदमी है वो सामान को आराम से कैरी कर ले। उसी तरह से स्ट्रक्चर्स में भी जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो कॉलम की साइज़ जितनी ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स को उतने ही प्रोवाइड करके उसको डिज़ाइन करके देते हैं हम लोग, मतलब वो स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो और सेफ़र साइड में हो। तो इसीलिए जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग जनरली फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग फॉलो करते हैं और लिमिट स्टेट मेथड फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉलो नहीं करते हैं, इस चीज़ों को याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये टर्म देखिए मैंने लिख भी दिया है, इस टर्म का मतलब ही यही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड का मतलब, दिस थ्योरी इज डिफाइंड अप टू अल्टीमेट पॉइंट, प्रोवाइड हाईली इकोनॉमिकल डिज़ाइन बट नॉट सेटिस्फाई सर्विसिबिलिटी कंडीशंस। अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है कि ये जनरली जो थ्योरी डिफाइंड हुई है वो अल्टीमेट पॉइंट के लिए हुई है। ये जनरली इकोनॉमिकल तो होती है लेकिन सर्विसिबिलिटी कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। इन दिस मेथड फॉर डिज़ाइन लोड फैक्टर इज़ यूज्ड। इसमें क्या होता है, अल्टीमेट लोड फैक्टर में डिज़ाइन लोड फैक्टर हम लोग लेके चलते हैं, मतलब जितना हमने डिज़ाइन किया उसका 1.5 टाइम्स कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये तो हाईली होती है, इकोनॉमिकल भी होती है, लेकिन जनरली सेटिस्फाई नहीं करती है सर्विसिबिलिटी कंडीशंस के लिए। तो इसलिए जनरली क्या होता है, ये अल्टीमेट लोड मेथड हो जाता है। मतलब सिंपल वे में आप कह सकते हो तो अल्टीमेट लोड मेथड होती है वो इकोनॉमिकल होती है बट इट इज़ नॉट सेफ, या सेटिस्फाई नहीं करती है सर्विसिबिलिटी कंडीशंस को। और इसमें हम लोग जनरली फैक्टर लेकर चलते हैं, डिज़ाइन लोड फैक्टर्स 1.5 टाइम्स हम लोग कंसिडर करते हैं जो भी लोड आया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कैलकुलेट करते हो W की वैल्यू जितनी आई तो हम लोग WU लेकर चलते हैं, मतलब W इंटू 1.5 टाइम्स, दैट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट लोड। यही हम लोग यूज़ करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है वो है लिमिट स्टेट मेथड। ये क्या है, दिस मेथड इज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, कंसीडर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये जनरली जो कंसीडर करता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को भी कंसीडर करता है और सर्विसिबिलिटी को कंडीशन करता है। इसीलिए जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं वो LSM को फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड को। हम लोग मोस्टली वर्किंग स्ट्रेस मेथड को नहीं फॉलो करते हैं, ना ही अल्टीमेट लोड मेथड को फॉलो करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर में ई टैब्स लोगे तो इसमें जनरली हम लोग LSM से डिज़ाइन करते हैं, वो ज़्यादा ये होता है, ठीक है ना। यही कंडीशंस होती है। तो आज अभी हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। तो सिंपल वे में आप कह सकते हो कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होती है वो जनरली यील्ड पॉइंट पर बेस्ड होती है, और ये जनरली क्या होती है कि इसमें हम लोग जनरली प्रोवाइड, इट इज़ अनइकोनॉमिकल होती है, इट इज़ जनरली गो फॉर सेफर साइड, बहुत सेफर साइड में जाती है, स्ट्रक्चर फेल नहीं होगी, लेकिन जनरली हाईली अनइकोनॉमिकल होता है। मतलब वो आज के दौर में वो बियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि डिज़ाइन लोड फैक्टर्स हम लोग लेकर चलते हैं, मतलब जितनी लोड है उसका 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो वो भी समझो कि एक तरह इकोनॉमिकल है, लेकिन वो क्या करता है तो सेटिस्फाई नहीं करता है सर्विसिबिलिटी कंडीशंस को।
थर्ड में लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, तो सबसे बेटर होता है। इसमें क्या होता है, ये कंसीडर करता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को, इसलिए हम लोग जनरली लिमिट स्टेट मेथड को फॉलो करते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस। ये क्या होता है, तो जनरली देखो मटेरियल जो होती है दो तरह की होती है, एक डक्टाइल मटेरियल और एक ब्रिटल मटेरियल। तो जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ली जाती है वो यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होती है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें क्या ली जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस ली जाती है, ठीक है ना। एंड वर्किंग स्ट्रेस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यही जनरली मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस का फार्मूला होता है। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग सिंपल देखते हैं। तो देखिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन जो होती है वो 0.60 FOFI लेकर चलते हैं। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर हमें लेना है तो कितना लेकर चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड 0.66 × FOFI, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग टेंशन और कंप्रेशन में जो होती है 0.66 FOFI लेकर चलते हैं। उसी तरह से हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होती है वो 0.4 FOFI होती है, और मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस होती है 0.7 FOFI। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब भी आप मैक्सिमम इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस में आप मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस निकाल रहे हो टेंशन या कंप्रेशन में, तो आपको 0.60 FOFI लेकर चलना। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस बेंडिंग में निकाल रहे हो तो आपको 0.66 FOFI लेकर चलनी है। उसी तरह से शियर स्ट्रेस तो 0.45 और बियरिंग स्ट्रेस आपको 0.75 लेकर चलना है इंटू FOFI। FOFI क्या हो गई, दिस इज द ग्रेड ऑफ द स्टील हो गई। अगर आप Fe415 यूज़ कर रहे हो स्टील, तो यहाँ पर FOFI की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 415। ओके, कुछ नोट मैंने दिया यहाँ पर आपको वर्किंग स्ट्रेस में। नोट है कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस स्लाइटली मोर देन परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस बिकॉज ऑन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यहाँ पर आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम दे सकते हो, जिससे आपको पता चल रहा है कि जो परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस है वो क्या होती है, जनरली थोड़ा कम होती है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस से। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस स्लाइटली ज़्यादा होती है। क्यों होती है, तो वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होती है, ठीक है। सेकंड, बेयरिंग स्ट्रेस इज नथिंग। बेयरिंग स्ट्रेस जनरली कुछ नहीं है बट कंप्रेसिंग स्ट्रेस डेवलप्ड एट ए कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू स्ट्रक्चरल मेंबर। जनरली क्या करता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है वो डेवलप करता है दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में, ठीक है ना। तो इसीलिए जनरली ये सब डिफरेंस होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। नेक्स्ट क्या है आपकी, तो लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली कितने तरह की मेथड होती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, क्यों हम लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल होता है। वो सेफर साइड में है लेकिन बहुत अनइकोनॉमिकल होता है। अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जनरली कंसीडर द डिज़ाइन लोड फैक्टर, मतलब 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड क्या होती है, तो वो जनरली एक तरह से कंसीडर करती है किसको, तो सर्विसिबिलिटी कंडीशन को भी करती है और कोलैप्स को भी कंसीडर करके चलती है। इसीलिए हम लोग जनरली ये टाइप्स में जो डिज़ाइन करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड से ही डिज़ाइन की जाती है, ठीक है ना। उस पर कंसीडर करके FEM ली जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझे DM करो। और एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न E-Tabs फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल विथ कंपनी लाइव प्रोजेक्ट अप टू G+30 G+40 फ्लोर, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इनबॉक्स, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।